नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या लेकर आया हूं। सुरंग से निकले मजदूरों के साथ अब वो हो रहा है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, और ऐसा क्या हो रहा है आज आपको सबसे पहले पाठशाला के चैप्टर में बताऊंगा। टनल से मजदूरों का निकलना मुश्किल था अगर प्रधानमंत्री मोदी वो काम ना करते। कौन से वो काम थे, आज उसके बारे में बताऊं। रैट माइनर्स ने कैसे मजदूर बचाए, आखिरी वक्त की अनसुनी कहानी भी लेकर आया। इसके अलावा नरेंद्र मोदी के वो गरीब दोस्त जिनके लिए 9 साल से प्रधानमंत्री परेशान है, आज उन दोस्तों की बात हो। मोदी के रेस्क्यू ऑपरेशन वर्सेस कांग्रेस के रेस्क्यू ऑपरेशन का चैप्टर भी खोलूंगा। वो नेता कौन था जिसने गरीब को मारने वाले को बचाने का काम किया या उसका रेस्क्यू ऑपरेशन किया। 15 लोगों की टीम पहुंची है, हजारों करोड़ का खजाना बाहर आने वाला है क्या, आज इसका चैप्टर भी है। वो हिंदू मंदिर जहां लेजर वाली स्कैनिंग बड़ा राज खोलने वाली है, वो भी दिखाऊंगा। और आखिर में किस्सा अनसुना, किसने नरेंद्र मोदी से कहा था कि दिल्ली ने तुम्हें मोटा कर दिया है, यह भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कोलकाता के धर्मतला में बड़ी रैली की है और इस दौरान अमित शाह बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर जमकर बरसे। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर बंगाल को बर्बाद करने का आरोप लगाया। दावा किया कि अगले चुनाव में बीजेपी ममता सरकार को उखाड़ फेंकेगी। इस रैली में अमित शाह ने ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए कहा कि सीएए देश का कानून है और इसे बंगाल में लागू करने से कोई रोक नहीं सकता। दिल्ली की केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के सर्विस एक्सटेंशन को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा कानून के तहत केंद्र सरकार को ऐसा करने का अधिकार है। नरेश कुमार 30 नवंबर को रिटायर होने वाले थे। केंद्र सरकार ने उन्हें 6 महीने का सर्विस एक्सटेंशन देने का फैसला किया, जबकि दिल्ली सरकार केंद्र के इस फैसले का विरोध कर रही थी। यूपी के बरेली में सीरियल किलर की दहशत फैली हुई है। 6 महीने के अंदर 9 गांव में 9 महिलाओं का मर्डर हो चुका है। इन हत्याओं का पैटर्न भी बिल्कुल एक जैसा दिखता है। मर्डर खेत में हो रहे हैं, कपड़े से गला दबाकर मारा जा रहा है। साइको किलर को पकड़ने के लिए पुलिस ने 9 टीमें बनाई हैं और गांव-गांव छापेमारी चल रही है। पराली जलने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पंजाब और हरियाणा से एक्शन प्लान मांगा ताकि 2024 में पराली जलने की घटनाओं को रोका जा सके। एनजीटी के चेयरपर्सन ने पंजाब सरकार से कहा कि आप अभी सब भूल जाएंगे और अगले साल फिर से पंजाब में पराली जलेगी। इसलिए एनजीटी ने दोनों सरकारों को टाइम बाउंड एक्शन प्लान बनाने के लिए कहा है और एनजीटी ने दिल्ली सरकार से भी प्रदूषण को रोकने के लिए एक्शन प्लान तैयार करके देने के लिए कहा। इंडिया के हेड कोच पर चल रहा सस्पेंस खत्म हो गया। बीसीसीआई ने कोच के पद पर राहुल द्रविड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको एक्सटेंड कर दिया, मतलब आगे बढ़ा दिया। हालांकि राहुल द्रविड़ कब तक टीम इंडिया के हेड कोच बने रहेंगे इसके बारे में अभी साफ नहीं है। पिछले दिनों क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद राहुल द्रविड़ का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, जिसके बाद वीवीएस लक्ष्मण को स्टैंड इन हेड कोच की जिम्मेदारी दी गई। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा कि सुरंग से निकले मजदूरों के साथ अब वो हो रहा है जो किसी ने सोचा ना होगा। टनल से मजदूरों का निकलना मुश्किल था अगर पीएम मोदी वो काम ना करते, और रैट माइनर्स ने कैसे मजदूर बचाए, इसके आखिरी वक्त की अनसुनी कहानी भी लेकर आया। जब तक उत्तराखंड की टनल से मजदूर नहीं निकले थे तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम चांद पर तो पहुंच जाते हैं लेकिन टनल में फंसे मजदूर नहीं निकाल पाते। लेकिन यह न्यू इंडिया है बॉस, जो चांद पर भी पहुंचता है और सिर्फ चांद पे पहुंचता नहीं है, चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचता है जहां कोई नहीं पहुंच पाता, और चुनौतियों का पहाड़ हटाकर अपने लोगों को निकाल कर भी लाने जानता है। ये वो न्यू इंडिया है। ये पाकिस्तान को घर में घुस के ठोकता है, कभी जमीन से कभी हवा से, और जब जरूरत पड़ती है तो रूस यूक्रेन का युद्ध बीच में रुकवाकर अपने लोगों को बचा कर ले आता है। ये वो न्यू इंडिया है। लेकिन उत्तरकाशी में जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ वो कोई मामूली बात नहीं। ये बहुत गर्व यानी प्राइड फील करने वाली बात, क्योंकि जिस देश में गरीबों की कोई परवाह नहीं करता। भाई आप सड़क पे किसी गरीब से पूछ लीजिए, वो क्या बोलेगा?
अरे सर हम लोग तो गरीब आदमी हैं, गरीब के जान की कोई कीमत होती है? आज की डेट में गरीब को भी लग रहा है कि नहीं, गरीब के जान की कीमत है। इस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसको लग रहा है कि नहीं, गरीब है अमीर है क्या फर्क पड़ता है, तो भारतीय। अब एक एक गरीब की जान की कीमत है ऐसा लग रहा है। गरीबों की भी जान बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया जा रहा है। कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन सच ये है कि इसका क्रेडिट सरकार को जाता है, इसका क्रेडिट पीएम नरेंद्र मोदी को जाता है। और क्यों जाता है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि अगर सरकार सिर के बल खड़ी ना होती, अगर सिस्टम को सिर के बल खड़ा न किया होता, पीएम मोदी खुद पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को न देख रहे होते, पीएमओ के लोग वहां खुद मौके पर खड़े न होते, तो बॉस इन मजदूरों को उनके हाल पर वैसे ही छोड़ दिया जाता जैसे पहले की सरकारों में होता था। भाई कह देते कि जाओ जो कंपनी बना रही है वो अपना रेस्क्यू करके निकालेगी। लेकिन नहीं बॉस, यहां तो प्रधानमंत्री, उनकी टीम और राज्य की टीम और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कौन सी टीम नहीं थी जो एकदम ऐसा लगा कि उन्होंने मिशन मोड में यह काम किया। लेकिन पीएम मोदी के लिए बहुत इमोशनल मामला भी, क्योंकि देश में निराशा का कोई मैसेज नहीं जाना चाहिए। अगर गरीब कहीं फंस गया है, अगर आम आदमी कहीं पर फंस गया है, तो फिर उसे बचाने के लिए इस देश में कुछ नहीं हो सकता। यह मैसेज नहीं चाहते थे कि पीएम जाए। इन मजदूरों को लेकर पीएम कितने इमोशनल थे वो आप सुनेंगे तो आपको पहली फीलिंग तो यह आएगी कि चलो बॉस, कम से कम देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री तो है जिसे गरीबों की इतनी चिंता है। कल टनल में जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तो पीएम उस रेस्क्यू ऑपरेशन को लाइव देख रहे थे। भाई लाइव वहां बैठकर अपना काम छोड़कर लाइव देख रहे थे कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। जिस वक्त मजदूरों को निकाला जाना शुरू हुआ तब दिल्ली में कैबिनेट की मीटिंग भी चल रही थी। पीएम के साथ पूरा कैबिनेट जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को लाइव देख रहा था। और वहां मौजूद मंत्रियों ने बताया कि जब मजदूर बाहर आए तो पीएम भावुक हो गए। आप सोचिए किस तरह का कनेक्ट रहा होगा। नरेंद्र मोदी कई बार चीजें बोलते नहीं है, लेकिन उनको अंदर से फील होता रहता है कि मेरा भाई वहां फंसा है, गरीब आदमी इस देश का फंसा हुआ है, उसको निकालना है। तो वो जब निकले और देखा कि निकल रहे हैं तो वो भावुक हो गए। वहां बैठे मंत्री कह रहे हैं। एक बार सुनिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस घटना के बारे में क्या बताया, फिर आगे की चीजें बताता हूं। कैबिनेट में उसका विषय भी आया, प्रधानमंत्री जी बहुत भावुक भी थे और एक होल ऑफ गवर्नमेंट या पूरा देश जैसे एक तरह से आप सबकी दुआएं भी साथ में थी और हर तरह के प्रयास एक एक जान बचाने के लिए किया गया। प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार के दौरान भी दिन में कम से कम 2 बार स्थिति को वहां के मुख्यमंत्री से जानकारी तो लेते थे, अपने पीएमओ के अधिकारी भी वहां पर थे, केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट्स के अधिकारी थे, दुनिया भर से जहां से जो भी सहायता ली जा सकती थी वो भी थी। इस बात को अगर समझना है कि कितना बड़ा काम था और किसी के लिए कितनी बड़ी बात थी कि पूरी सरकार लगी थी, इसे आप 17 दिन बाद निकल कर आए मजदूरों के चेहरों से पढ़ सकते हैं। मजदूरों के साथ प्रधानमंत्री ने जो बातचीत की है वो बातचीत अपने आप में बहुत इमोशनल और इंस्पायर करने वाली है। एक बार आप इस बातचीत को सुनिए, इन इमोशंस को महसूस कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन मजदूरों के साथ अब ऐसा क्या हो रहा है जो शायद इन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि बाहर निकलने के बाद ये हो। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। तो ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब स्वकुशल आप लोग आए हैं और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे समय यानी रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था, मेरे पीएमओ के अफसर वहां आकर के बैठे थे तो जानकारियां रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है। जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल करके आए हैं,
सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं। इन मजदूरों ने पीएम मोदी को जो बताया वो भी गजब है। कैसे इन्हें लगातार बाहर से हिम्मत और हौसला दिया जाता रहा, जिससे इन्हें उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल तो निकल आएंगे। इसी वजह से कैसे ये लोग टनल के अंदर एक तरह से टेंशन फ्री थे, योगा करते थे टनल के अंदर मॉर्निंग वॉक करते थे, गेम्स खेल रहे थे। ये बातचीत आप सुनिए, गजब की बातचीत। आप कुछ करना चाहेंगे? जी सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। हाँ बताइए। और हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे बराबर कांटेक्ट करते थे सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। वो हम लोग का बराबर हालचाल लेते थे सर, फोन करते थे। और आज भी जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया, और बीके साहब भी थे सर, उन्होंने भी हम लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोग को गले लगाया सर। हाँ, इस बार तो बीके सिंह भी पूरा समय वहां रहे और वे भी बिल्कुल डिसिप्लिन, जैसे उनकी जो सोल्जर वाली ट्रेनिंग है ना, वो पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्होंने दिखाई। जी सर, जी सर। लेकिन मैंने सुना कि आप में तो कोई योगा भी जानता था, तो योगा वगैरह भी करते थे? जी सर, वही मॉर्निंग में सर योगा वगैरह सिखाता था सर हम लोग का करना। अंदर में तो कुछ खाने पीने के अलावा और तो कुछ काम है नहीं सर जी। तो मॉर्निंग में हम लोग मॉर्निंग वॉक करते थे और योगा कुछ करते थे कि आदमी का सेहत बना रहे। आपके साथ और कौन है जो बात करेंगे? मेरे साथ है सर गब्बर सिंह नेगी सर, टनल फोरमैन है सर। हाँ, गब्बर सिंह नमस्ते। सर जय हिंद, राम राम, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार गब्बर सिंह, जय हिंद। देखो गब्बर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गब्बर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इससे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीज़ें समझा भी पा रहे थे। तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूँगा गब्बर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर आप लोगों का। सर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बात करते थे सर, वो हमसे हमारे कॉन्टेक्ट में बराबर बने रहते थे सर। अब जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री है सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। जय भारत सर, भारत माता की जय सर। भारत माता की, भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बस आपके जो नारे हैं ना, देश सुन करके आज बहुत ही प्रभावित हो जाएगा। कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत होती है जब कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो बाहर से, विदेशों से लोगों को बचाकर, भारतीयों को बचाकर लाए। ये न्यूज चैनल्स में दिखाया गया। आज आपको उसकी अहमियत समझ में आ रही है कि देश के लोगों में कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नरेंद्र मोदी की बात नहीं है बॉस, अपने देश में आप सुरक्षित हैं, आपको बचा लिया जाएगा, ये कॉन्फिडेंस कितना जरूरी होता है। वो मजदूर क्या बोला भाई कि बॉस हम लोग अंदर थे लेकिन हमको यकीन था कि जब बाहर से, विदेश से बचा के भारतीयों को ले आए तो हम तो भारत में ही हैं। ये कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी ने पैदा किया है लोगों के अंदर। इन मजदूरों के लिए पीएम मोदी के सीरियसनेस का लेवल आप देखिए कि इन्हें सिर्फ बचाकर निकाला नहीं गया। अब सुनिए इनके साथ अब क्या हो रहा है। इन्हें निकाला गया और इसलिए छोड़ नहीं दिया गया कि जब जहां जाना जाओ, निकाल दिया, अब जाओ अपने अपने घर जाओ। बॉस इनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अब भी पहले तो इन्हें टनल के पास बने प्राइमरी मेडिकल सेंटर ले जाया गया, जहां 18 डॉक्टर लगाए गए। 18 डॉक्टर लगे इनके चेकअप के लिए। डॉक्टर्स की टीम ने उनकी देखभाल की। इसके बाद इन्हें चिनूक हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश के एम्स लाया गया। मतलब ये नहीं कि एक काम करो इनको बस में बैठा दो, अरे ये तो गरीब मजदूर है। नहीं बॉस, वीवीआईपी की तरह चिनूक हेलीकॉप्टर में बैठा के इनको एम्स लाया गया है, जबकि सब ठीक दिख रहे हैं।
ये नहीं बोला कि तुम तो हट्टा कट्टा लग रहे हो, ठीक लग रहे हो, जाओ अपना बस से चल जाओ। नहीं, एम्स लाने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर लगा, जिससे सुनिश्चित किया गया कि मजदूरों को कोई दिक्कत ना हो। ये आज की डेट में गरीब की वैल्यू है बॉस। सभी मजदूर इस वक्त ऋषिकेश के एम्स में भर्ती हैं, जहां डॉक्टर्स उनकी जांच कर रहे हैं। मतलब नेक्स्ट लेवल का ख्याल रखा जा रहा है, ताकि किसी भी मजदूर को यह ना लगे कि गरीब होने की वजह से सरकार ने उन्हें टनल से बाहर निकलवाकर अपने हाल पर छोड़ दिया। आप देखिए, जब से मजदूर टनल से बाहर आए हैं, तब से उनका कैसे ख्याल रखा जा रहा है। टनल से बाहर आने के बाद बार बार मजदूरों की हेल्थ स्क्रीनिंग की गई, थोड़ी थोड़ी देर में उनकी हेल्थ मॉनिटरिंग की जा रही है। कल रात से मजदूरों को बैलेंस डाइट दिया जा रहा है, जिसमें पनीर है, उबले अंडे हैं, खीर है, रोटी सब्जी चावल शामिल। वैसे तो देखने में सभी मजदूर फिट लग रहे हैं, उनके शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि टनल में इतने दिन फंसे होने की वजह से उनके मन मस्तिष्क पर कोई दबाव रहा हो। डॉक्टर्स के मुताबिक ऐसे हालात से बाहर आने के बाद मजदूरों में या किसी भी व्यक्ति में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है, यानी नींद ना आए हो सकता है, बुरे सपने आने लगे, बार बार टनल के गिरने की तस्वीरें जहन में आना। नहीं देखते फिल्मों में कि हीरो के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया तो अचानक हड़बड़ा के पसीना पसीना होकर उठता है कि अरे मेरे तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो। तो ऐसा होता है रियल लाइफ, तो ये इनके साथ भी हो सकता है। भाई 17 दिन 18 दिन फंसे रहे हैं, घबराहट होने लगे, नकारात्मक विचार आने लगे, तो इस तरह की परेशानी इनको आ सकती है। इसलिए इनका अभी पूरा ऑब्जर्वेशन में इनको रखा जा रहा है। मजदूरों को एम्स के डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है, जहां मनोचिकित्सक उनसे बात कर रहे हैं। मजदूरों की कोई इंटरनल इंजरी ना हुई हो, इसकी भी जांच की जा रही है। एम्स की तरफ से यह बताया गया कि शुरुआती जांच में सभी मजदूर शारीरिक तौर पर फिट हैं, किसी भी मजदूर में ट्रॉमा इंजरी नहीं पाई गई है। डॉक्टर्स के मुताबिक मजदूर किसी तनाव में नहीं दिख रहे हैं। मजदूरों का ब्लड टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, बाकी जरूरी टेस्ट किए जा रहे हैं। मजदूरों का ईसीजी भी किया जाएगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं इस हादसे का हार्ट पर कोई असर तो नहीं पड़ गया। भाई हो सकता है किसी को अंदर छोटा हार्ट अटैक आया हो, पता ही ना चला हो। सब चेक हो रहा है भाई, पूरा चेक करके एकदम ठोक बजा के फिट है कि नहीं देख के तब आप जाओ जिंदगी जी। मजदूरों का बेसिक साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी होगा, ताकि यह भी पता लगाया जा सके कि इस हादसे का उनके ऊपर कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट ना हो। एम्स के 4 विभागों के डॉक्टर्स की टीम जांच में जुटी हुई। इन टेस्ट के रिजल्ट के आधार पर यह तय किया जाएगा कि मजदूरों को कितने दिन अस्पताल में रहना है। फिलहाल अभी 24 घंटे तो ये मजदूर ऋषिकेश के एम्स में रहेंगे। ऋषिकेश एम्स की डायरेक्टर ने बताया कि वो मजदूरों को मरीज नहीं मान रहे, क्योंकि सभी सामान्य दिख रहे हैं, सभी सामान्य बर्ताव कर रहे हैं। उनका ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन का लेवल, वाइटल सभी सामान्य दिख रहे हैं। तो ये एक और अच्छी खबर है कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन नहीं भैया एकदम क्लियर चेक कर लो तब भाई लोगों को विदा करो। ये 41 मजदूर दिवाली के दिन सुबह 5:30 बजे टनल में फंसे। इनकी दिवाली टनल में फंसकर बीत गई। मजदूरों के परिवार वालों ने दिवाली नहीं मनाई। जिसको फोन किया गया अरे तुम्हारा फंस गया है आदमी, वो दिवाली मना पाएगा? तो उन्होंने न दिवाली मनाई। कोई बिहार से है तो छठ भी शायद ढंग से ना मना हो, कोई त्योहार नहीं मनाए ये लोग। लेकिन अब उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इन मजदूरों के परिवार वालों के साथ दिवाली मनाएंगे। इसके लिए पुष्कर सिंह धामी ने मजदूरों के परिवार वालों को निमंत्रण दे दिया है। मजदूरों के परिवार के साथ उत्तराखंड के सीएम ने आज जश्न भी मनाया, उनके साथ झूमे भी। ये आज की तस्वीरें हैं, थोड़ी देर पहले जब वो नाच गाना हुआ। दिवाली अलग मनेगा। यानी आप देखिए कि सिर्फ मजदूरों की ही नहीं बल्कि उनके परिवार वालों की भी चिंता की जा रही है। सरकार उनका दिवाली न मनाने का दर्द समझ रही है। उत्तराखंड के सीएम ने इन मजदूरों को 1-1 लाख की आर्थिक मदद भी दी है। मजदूरों की किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अभिभावक की तरह चिंता कर रहे हैं वो दिख रहा है। और ये बात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद बताई। सीएम धामी ने टाइम्स नाउ नवभारत की एडिटर इन चीफ नाविका कुमार को क्या बताया कि पीएम कितने चिंतित थे, कैसे क्या कर रहे थे, क्या हुआ, सुनिए एक बार वो हिस्सा बातचीत का, फिर आगे की। हैदराबाद से, उड़ीसा से, इंदौर से, देश के विभिन्न कोनों से, हर जगह से जो मशीनें आई, टेक्नीशियन आए, टेक्नोलॉजी चलाने वाले लोग आए, उन सब को ये तभी संभव हो पाया जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे ऊपर पूरा आशीर्वाद था। और शायद पहली ऐसी कोई आपदा होगी जिसमें प्रधानमंत्री जी का शायद कोई दिन ऐसा होता था जिस दिन वो हमसे जानकारी नहीं लेते थे। और मैं सच बताऊं तो केवल एक प्रधानमंत्री के रूप में तो वो लेते ही थे, एक अभिभावक के रूप में, जैसे कोई माता पिता अपने बच्चे की चिंता करते हैं, बेटे के बेटियों की चिंता करते हैं, उस प्रकार की चिंता उन्होंने इस पूरे अभियान में करी। उसी का परिणाम हुआ कि ये अभियान हमारा सफल हुआ।
इसी तरह से केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने बताया कि कैसे पीएम रेगुलर सुबह शाम इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। एक बार जनरल वीके सिंह को भी सुनिए। प्रधानमंत्री जी बकायदा सुबह शाम मॉनिटरिंग करते थे। उनकी एक टीम वहां पर मौजूद थी। कोई हमको दिक्कत हो तो हम उनके साथ बैठकर उसका हल निकालते थे। जो हमको साधन चाहिए, जहां से चाहिए वहां से उनको, यानी मैंने ऐसा कभी नहीं देखा जबकि देश के किसी भी कोने से किसी भी चीज की अगर हमको जरूरत हो वो आ जाए। इमर्शन रॉड उनके लिए भिजवाई ताकि वो पानी अपना गर्म कर सके। बिजली थी, वहां पे पानी था, जगह थी। तो एक जो मानसिक दबाव होता है उतना मानसिक दबाव इन कर्मियों पे नहीं था। मानसिक दबाव तो था, चारों कोई निकलने का रास्ता नहीं है। लेकिन उनको पता था कि इतना बुरा हाल नहीं है और जिस तरह के प्रयास चल रहे हैं वो सफल होंगे। आप सोचिए कितनी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा गया कि वो अंदर फंसे हैं तो भी इमर्शन रॉड भेजी कि गर्म पानी से कम जो भी नहाना है या जो मुंह हाथ धोना है वो सब काम होगा। लूडो भेजे, 3 पत्ती खेलने के लिए सामान गया, मतलब मेंटली जो है वो इंगेज्ड रहें। मोबाइल चार्ज किया गया, फोन गया, रोज बात हो रही है, परिवार से बात कराया गया। मतलब जब तक इधर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हो रहा है तब तक उनको मेंटली फिट रखो, ये भी प्रयास हो। जब प्रधानमंत्री खुद इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर इतने इमोशनल थे, जब वो खुद लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रहे थे, जब उन्होंने इन मजदूरों को निकालने के लिए पूरी सरकार और सिस्टम को सिर के बल खड़ा कर दिया, तो भी कुछ लोग यहां पर पूरा जोर इस बात पर लगा रहे हैं कि कहीं पीएम को क्रेडिट ना मिल जाए। बॉस, इस देश ने ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री भी देखे हैं जो खुद मंच से कहते थे कि भैया मैं 1 रुपया भेजता हूं, पता नहीं 85 पैसा कहां चला जाता, 15 पैसा लोगों तक पहुंचता है। यानी ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री इस देश में रहे हैं जो चाहकर भी गरीब तक उसके हक का पैसा नहीं पहुंचा पाते थे। मदद तो क्या ही पहुंचाएंगे। आज की डेट में पैसा तो पूरा पहुंच ही रहा है सीधे अकाउंट में। और वो छोड़ दीजिए, ऐसे मुश्किल हालात में मदद भी ताबड़तोड़ स्पीड से पहुंचती है। यह फर्क आया है इस देश में। पीएम मोदी के रहते वो पुराना सिस्टम नहीं चलता कि भाई ये तो फलाने डिपार्टमेंट के अंडर आता है या ये तो वो उसका काम है। जनरल वीके सिंह क्या बोले, जो चाहिए देश के जिस कोने से चाहिए वो काम वहां पर हो रहा था। सुपर स्पीड से डिसीजन हो रहे थे, डबल सुपर स्पीड से एक्शन हो रहा था। इतना बड़ा चेंज आया है बॉस इस देश में। इस देश में लोग लाल फीताशाही की वजह से देश छोड़ छोड़ के चले गए। यहां लोग बिजनेस नहीं करने आते थे, इस डिपार्टमेंट में फंसेंगे कि उस डिपार्टमेंट में। नरेंद्र मोदी के अंडर में 8-10 डिपार्टमेंट मिलकर काम कर रहे हैं और कोई रुकावट नहीं आई। ये अपने आप में सोचिए कितनी बड़ी बात है। लेकिन इन लोगों को मोदी विरोध के चक्कर में देश में ये सब परिवर्तन आ रहा है, ये दिखता ही नहीं या ये मानना नहीं चाहते। इतना बड़ा काम हुआ, सरकार ने सब कुछ किया, तो भी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि कहीं गलती से नरेंद्र मोदी को क्रेडिट ना चला। देश की तो बात ही नहीं करते ये लोग। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने लिखा कि सिलक्यारा सुरंग से बचाए गए श्रमिकों को सलाम करते हुए और पूरी बचाव टीम की सराहना करते हुए, विशेष रूप से 12 रैट होल माइनर्स की, जिन्होंने कौशल और साहस दोनों का शानदार प्रदर्शन किया और जो निश्चित रूप से अपने काम के लिए अधिक उपयुक्त नाम के हकदार हैं, हमें सुरंग के ढहने से उठे कुछ बड़े सवालों का भी विचार करना चाहिए। यह तो सीधी सी बात है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जो सभी लोग लगे थे उन्हें सैल्यूट करना हो, लेकिन लीडरशिप को भी तो क्रेडिट मिलता है कि उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, लगातार वहां लगे रहे। भाई जब कोरोना आया था तो यही लोग सारी जिम्मेदारी पीएम मोदी की बता रहे थे। मोदी ने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। लेकिन जब हल्का सा क्रेडिट लीडरशिप को देने का वक्त आया तो सब वर्कर्स ने किया बोलकर कट लेते। भाई कोई शक नहीं कि सबसे बड़ा क्रेडिट तो रेस्क्यू करने वालों को ही मिलेगा, लेकिन लीडरशिप को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, जिसने सारी एजेंसियों को कोऑर्डिनेट किया, हर रिसोर्सेज वहां पर पहुंचाने में मदद की। लेकिन पता नहीं मोदी विरोध का ऐसा कौन सा कीड़ा इन लोगों को काटे हुए है कि इतना बड़ा काम होने के बाद भी मुंह से तारीफ का एक शब्द नहीं निकलता। यह इनकी राजनीतिक मजबूरी होगी, लेकिन आपको यह भी सोचना चाहिए कि जिस काम को लेकर पहले आप पीएम मोदी का मजाक उड़ा रहे थे, उसी काम को पीएम मोदी ने करके दिखाया। आप एक बार सोचिए कि अगर किसी मजदूर के साथ 1 सेकंड के लिए सोचिए कोई अनहोनी हो गई होती या मजदूर निकाले ना जा पाते, तो यही लोग आज नरेंद्र मोदी को भर भर के गाली दे रहे हो। भर भर के पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो गया होता कि नरेंद्र मोदी ने 41 मजदूरों को मार दिया, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जब बच के निकल गए तो देश में कितना सिस्टम में चेंज आया है, इसकी तारीफ नहीं। ये लोग माने या न माने, लेकिन मजदूरों को मौत के मुंह से बचाकर लाने का बहुत ही मुश्किल काम
देश ने पूरा किया। यह देश के लिए गर्व करने वाली बात है। सबको गर्व होना चाहिए कि यह न्यू इंडिया है जो अपने लोगों को कहीं से भी बचाने का दम रखता है। लेकिन इस बात को कुछ लोग इसलिए नहीं मानते क्योंकि उन्हें नरेंद्र मोदी का विरोध करना है। जिन मजदूरों को टनल से सुरक्षित निकाला गया उसमें 4 मजदूर बिहार से भी, लेकिन इस पर खुशी जताने की बजाय बिहार के नेता इस पर राजनीति कर रहे हैं। 17 दिन बाद मजदूर टनल से बाहर आ गए, लेकिन विपक्ष के नेताओं की गाड़ी पीएम को पनौती बताने पर अटकी। जेडीयू के नेता और बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने बीजेपी पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन का क्रेडिट लेने का आरोप लगाया। श्रवण कुमार का कहना है कि बीजेपी नेताओं को प्रधानमंत्री को रोकना चाहिए। अगर देश में कोई शुभ काम हो तो उन्हें नहीं जाने देना चाहिए। सुनिए इनकी बातें, सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, जीत गए तो उनकी क्रेडिट, हार गए तो दूसरे पर, कुछ दुर्घटना हो जाती तो दूसरे पर, और निकल गए तो सब उनका। यही तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, यही नीति है। मोदी जी के बारे में कुछ विद्वान लोग, कुछ जो सनातन धर्म के प्रमुख हैं, जो लोग सनातन धर्म को ठीक से जानते हैं और समझते हैं, वो कहते थे कि ये अपशगुन है, ये नहीं जाए तो अच्छा है। तो भाजपा के नेताओं को रोकना चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि कोई देश में अगर शुभ काम होने वाला है उसमें प्रधानमंत्री न दिखे तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह से समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने पीएम मोदी की मजदूरों के साथ बातचीत का वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट में क्या लिखा पता है? उन्होंने लिखा कि इसलिए देश ने नया नाम पनौती दिया है। 17 दिन से बेचारे श्रमजीवी जीवन मौत से संघर्ष कर रहे थे। उस दौरान मैच का लुत्फ ले रहे, फाइटर प्लेन में उड़ रहे। सोमालिया, श्रीलंका भी अपने नागरिकों को 2-4 दिन में सुरंग से निकाल लिया। कैमरा जीवी बिना कैमरे के बात नहीं कर सकते। इनके नेताओं ने क्या किया था वो अभी किसी को पता नहीं है, लेकिन इन लोगों की भाषा और व्यवहार देखिए। यानी जब तक मजदूर टनल में फंसे थे तब तक विपक्ष के नेता पीएम मोदी को कोस रहे थे कि पीएम मोदी ध्यान नहीं दे रहे, मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया। बॉस मुझे यह बताइए, रेस्क्यू ऑपरेशन की ना बात हो रही है, मैं एक उदाहरण देकर पूछता हूं। 26/11 का आतंकी हमला हुआ था तो क्या मनमोहन सिंह एनएसजी कमांडो बन के गए थे, या वो ताज होटल के बाहर खड़े हो गए थे कि सुनो एनएसजी वाले तुम इधर से घुसो उधर से घुसो? या देश में एक दौर था कि जब आतंकी हमले होते थे, बम फूटता था इधर ना उधर, तो क्या मनमोहन सिंह दौड़े दौड़े हर जगह जाते थे क्या? तब तो उनके मंत्री पर आरोप लगता था कि कपड़ा ही बदलते रह रहे हैं, लोगों पे ध्यान कम है। अभी आऊंगा कांग्रेस के रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी आऊंगा, लेकिन आप देखिए कि अब जब मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया तो विपक्ष के नेता अलग ही राजनीति करने लगे। दिल्ली सरकार में मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज। केजरीवाल के करीबी ये मंत्री तो खुद क्रेडिट लेने के लिए सबसे आगे खड़े हो गए, जबकि उनकी सरकार का रेस्क्यू ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं था। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि उनके दिल्ली जल बोर्ड के रैट डिगर्स भी वहां मौजूद थे जिन्होंने रेस्क्यू में मदद की और उनके जरिए दिल्ली सरकार ने उत्तराखंड सरकार की मदद कर दी। एक बार सुनिए भाई साहब। ये बात बहुत अच्छी है कि हमारे दिल्ली जल बोर्ड के भी वहां पे रैट डिगर्स गए थे जिन्होंने मैनुअली उस सुरंग को खोद के उनकी जान बचाई, और दिल्ली सरकार को गर्व है कि दिल्ली सरकार इस तरीके से उत्तराखंड सरकार की मदद कर पाई। वहां हमारे लोग वहां गए, हमें इसकी खुशी है, और कहीं पे भी जरूरत पड़ेगी तो हम उन लोगों को भेजेंगे। अब सब इस कोशिश में लग गए हैं कि कैसे उन्हें भी थोड़ा थोड़ा क्रेडिट मिल जाए। पहले तो ये सरकार को कोस रहे थे, लेकिन जब सरकार ने लोगों को निकाल लिया तो इन्हें ट्रैक बदलने का मौका मिला। कुछ लोग तो धर्म का एजेंडा भी ले आए भाई, ये बताने लगे कि बचाने वाले किस धर्म के थे, जबकि जिन टीमों ने टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकाला उनमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, भारतीय हैं और विदेशी भी हैं। लेकिन यहां कुछ लोगों को अलग ही एजेंडा चलाना है, इसलिए जब सरकार के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो धर्म का एंगल लिया। जिन रैट माइनर्स की बात हो रही है उनका बहुत बड़ा रोल निश्चित तौर पर रहा है, और इसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। 25 नवंबर को मजदूरों को टनल में फंसे हुए 14 दिन हो चुके थे, तभी अमेरिकी ऑगर मशीन का ब्लेड टूट गया। मलबे में दबे सरिये और लोहे में फंसकर ऑगर मशीन के पुर्जे टूट गए। 2 दिन तो काम ही नहीं हो पाया। जब मजदूरों को निकालने की कोई तकनीक काम नहीं आई तो रैट माइनर्स की टीम को बुलाया गया। किसी ने दिमाग लगाया कि सर इनको बुलाते हैं। 27 नवंबर को रैट माइनर्स पाइप के अंदर घुसे और हाथ से खुदाई करने में जुटे। अगले ही दिन रैट माइनर्स की टीम टनल में खुदाई करते हुए 41 मजदूरों तक पहुंची। लेकिन यह समझ लीजिए कि रैट माइनर्स किस तरह हाथों से खुदाई करते हुए मजदूरों तक पहुंचे। फिर इनकी बात भी सुनाऊंगा। रैट माइनर्स अपने साथ छेनी, हथौड़ा, गेती और हाथों से चलने वाली ड्रिलिंग मशीन लेकर पाइप के अंदर गए।
सरिया और पाइप को काटने के लिए रैट माइनर्स को प्लाज्मा कटर और लेजर कटर भी मुहैया करवाया गया। इस काम के लिए 2-2 रैट माइनर्स की 3 टीम बनाई गई जो शिफ्ट में अंदर जाते थे। अंदर गए 2 लोगों में एक हाथ से खुदाई करता था, दूसरा मलबा इकट्ठा करता था। सुरंग के बाहर खड़े मजदूर ट्रॉली के जरिए मलबे को पाइप के बाहर निकाल लेते थे। मलबे को बाहर निकालने के लिए रैट माइनर्स ने खास तरह की ट्रॉली भी तैयार की थी जिसे रस्सी की मदद से बाहर खींच लेते थे। हालांकि सुरंग के अंदर हाथ से खुदाई करना रैट माइनर्स के लिए भी आसान नहीं था, लेकिन 41 मजदूरों की जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर इस काम को पूरा किया। रैट माइनर्स के लीडर वकील हसन से सुनिए यह मिशन कितना मुश्किल था। काम तो बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मेरे लड़के जो इस चीज को सोच के आते कि कुछ भी हो ये काम हमें करना ही करना है, चाहे इसके लिए हमें 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे लगातार काम क्यों ना करना पड़े। तो इसके लिए मैं अपने लड़कों को क्रेडिट देना चाहूंगा, जो मेरे लड़के हैं ये जो जिन्होंने काम किया सर, तो मैं इनको क्रेडिट देना चाहूंगा इसके लिए। तो अंदर कितना मुश्किल था? अंदर सर बहुत ही मुश्किल ऐसा सिचुएशन थी वहां पे कि हर तरफ से सरिया थे, जैसे इन्होंने जाल लगाया हुआ था, टनल में जाल लगाया हुआ था, लेटिस गार्टर थे और आपका पाइप्स थे, काफी पाइप्स थे, और उनको ऑगर भी नहीं काट पाया, मतलब ऑगर उनको काट के आगे नहीं बढ़ पाया, वो मैनुअली हमारे लड़कों ने काट के बाहर निकाला है। अच्छा, अब आप सोचिए जितने लोग हैं ये सारे लोग कमाल के हैं, इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है। 3 टीम थी 2-2 लोगों की, बारी बारी से सब काम कर रहे थे। लेकिन आप देखिए देश में माहौल कैसे बनता है। आखिरी जो अंदर था जिसने आखिरी वाला छेद किया और वहां पहुंचा, वो अपना मुसलमान भाई था, तो पूरा माहौल बना दिया कि अरे देखो मुसलमान ने बचाया। गजब करते हैं, उसका क्रेडिट कौन छीन रहा है? लेकिन बाकी शिफ्ट में जो लोग कर रहे थे उनका क्रेडिट चला गया, जो लास्ट में छेद किया उसी का सारा क्रेडिट हो गया। क्या इसमें कहां से हिंदू मुसलमान का एंगल आ गया भाई? लेकिन लोग कर रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी को क्रेडिट नहीं देना तो आए बाएं साएं कुछ भी बोलो। जितने लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे थे उन सभी को सल्यूट है, उन सभी की तारीफ होनी चाहिए। इसमें धर्म की कोई बात ही नहीं है क्योंकि यह देश का मिशन था, इसमें देश की दुआएं थी। लेकिन एक रेस्क्यू ऑपरेशन की तो बात हो गई, कांग्रेस के रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले पाठशाला में अब पीएम मोदी के उन गरीब दोस्तों का चैप्टर, क्योंकि हम गरीबों की बात कर रहे हैं ना कि इस देश में गरीब के जान की कीमत है, यह महसूस हो रहा है। तो आपको पीएम मोदी के गरीब दोस्तों का चैप्टर दिखाता हूं जिनके लिए पीएम 9 साल से परेशान है। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधने के लिए विपक्ष बार बार उन पर आरोप लगाता है कि प्रधानमंत्री मोदी तो अपने अमीर बिजनेसमैन दोस्तों के लिए काम कर रहे हैं। जबकि आप देखिए जब तक मजदूर टनल से निकले नहीं तब तक यानी 17 दिन पीएम हर दिन उनका अपडेट देते रहे, मजदूरों के लिए चिंतित रहे। और पीएम मोदी सिर्फ टनल में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू नहीं कर रहे, बल्कि गरीबी के जाल में फंसे लोगों को भी गरीबी के टनल से बाहर निकाल रहे हैं। और यह काम वो लगातार कर रहे हैं। मोदी सरकार के पिछले 5 साल में 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, या ये कहिए कि जो लोग गरीबी के सुरंग में फंसे हुए थे उन्हें भी नरेंद्र मोदी ने 13 करोड़ लोगों को गरीबी की टनल से बाहर निकाला। आज ही कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है कि गरीबों को मुफ्त राशन की योजना 5 साल के लिए और बढ़ाई जाएगी। गरीबों को मुफ्त राशन की योजना कोविड के समय पीएम मोदी ने शुरू की थी, जिससे देश में कोई भी गरीब भूखे पेट ना सोए। अगले 5 साल में सरकार गरीबों को मुफ्त राशन पर कितना खर्च करने वाली है, यह आंकड़ा भी बड़ा ही शानदार है और सुनने वाला है, जिससे पता चलता है कि गरीबों के लिए सोचा जा रहा है कि नहीं सोचा जा रहा। जो मुफ्त राशन है उसकी अगर आप बात कीजिए 5 साल में उस पर कितना खर्च होगा। मुफ्त राशन 5 साल उसमें खर्च कितना है? 11,80,000 करोड़ रुपए। 11,80,000 करोड़ रुपए 5 साल में खर्च होंगे, क्योंकि इसमें कुल लाभार्थी कितने हैं? लाभार्थी इसमें कितने लोगों को फायदा होगा? 81 करोड़ 35 लाख लोग। 81 करोड़ लोगों को 5 साल मुफ्त राशन मिलता रहेगा और देश का 11-12 लाख करोड़ रुपया लगेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि दो, अभी 13 करोड़ निकले हैं ना, जो बचे हैं उनको भी तो देना है। गरीबों के खाते में पीएम मोदी ने अब तक कितनी डायरेक्ट रकम पहुंचाई है उसका भी आंकड़ा आपको बताता हूं। और जो मैं अभी आपको उदाहरण दे रहा था कि जो लोग कहते थे कि अरे हम तो पैसा नहीं पहुंचा पाते, अरे मदद तो पहुंच ही रही है। आप देखिए कैसे
देश चेंज हुआ है। थोड़ी देर के लिए नरेंद्र मोदी से नफरत है, नरेंद्र मोदी का नाम भूल जाइए, भारत से तो प्रेम होगा। आपको दिखाता हूं, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है डीबीटी, उसके तहत आप देखिए 54 मंत्रालय इसके अंदर जो है 314 स्कीम पर काम कर रहे हैं, 314 स्कीम। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से अब तक कुल रकम कितनी भेजी गई होगी, आप अंदाजा लगाइए, 27 लाख करोड़ रुपया। 27 लाख करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर गरीबों के अकाउंट में गया है बॉस, और 1 रुपया इधर से उधर नहीं। राजीव गांधी कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसा पहुंचता है। नरेंद्र मोदी 27 लाख करोड़ भेजते हैं, 27 लाख करोड़ ही पहुंचता है, क्योंकि सीधे अकाउंट में जा रहा है। बड़े बड़े देशों की इतनी इकोनॉमी नहीं होती जितना पैसा गरीब के अकाउंट में सीधा पहुंच गया है। और सालाना आप औसत देखिएगा तो 6 लाख करोड़ रुपए का बैठता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की वजह से फर्जी अकाउंट, गड़बड़ ट्रांजैक्शन, डुप्लीकेट लाभार्थी, इन सब पर नकेल कसी। और पिछले 5 साल में 2,73,093 करोड़ रुपए सरकार ने बचाए। 2,73,000 करोड़ रुपए बचाए हैं सरकार। तो ये भी तो गरीबों के लिए हुआ। और ये वो गरीब दोस्त हैं जिनके बारे में वो आपको नहीं बताएंगे कि अरे ये तो सूट बूट वालों की सरकार है। ये नैरेटिव फेल हो जाएगा, क्योंकि गरीब के अकाउंट में 27 लाख करोड़ गया, ये बता देंगे तो फिर तो गड़बड़ है मामला। लेकिन बॉस, थोड़ी देर नरेंद्र मोदी को साइड रखिए, देश के गरीबों को ये मिल रहा है, पूरा मिल रहा है, ये बड़ी बात है इस देश की। पाठशाला में अब मोदी के रेस्क्यू ऑपरेशन वर्सेस कांग्रेस के रेस्क्यू ऑपरेशन का चर्चा। वो नेता कौन था जिसने गरीब को मारने वाले का रेस्क्यू ऑपरेशन किया था? मारने वाले का रेस्क्यू ऑपरेशन, जरा इसका चर्चा करें। अगर आप टनल के रेस्क्यू ऑपरेशन में सरकार के रिस्पांस को देखेंगे और इसकी तुलना पहले की घटनाओं में पुरानी सरकारों के रिस्पांस से करेंगे, तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। और यही फर्क देखने से पता चलता है कि आज देश कहां खड़ा है, और देश को देखकर कॉन्फिडेंस आता है कि बॉस, ये अपना देश जो है ना, अब सही जगह पहुंच रहा है, ऐसा लग रहा है, गर्व होता है। कल हमने 1984 के भोपाल गैस कांड के बारे में आपको बताया था। मैंने कहा था अभी एक वेब सीरीज भी चल रही है इत्तेफाक अंदर, रेलवे मैन, उसको देखकर भोपाल गैस कांड के बारे में भी लोगों को बहुत कुछ पता चल रहा है। और इस कांड में सरकारी आंकड़े के मुताबिक 3800 लोग मरे, बाकी तो आंकड़ा अलग ही है। लेकिन इतने लोगों के मौत के गुनहगार को कांग्रेस की सरकार में आसानी से जाने दिया गया। अब जरा आप फर्क देखिए, कांग्रेस का रेस्क्यू ऑपरेशन वर्सेस नरेंद्र मोदी का रेस्क्यू ऑपरेशन। आज की सरकार में टनल से 41 गरीब मजदूरों को रेस्क्यू किया गया। 1984 के भोपाल गैस कांड में यूनियन कार्बाइड कंपनी के सीईओ को कानून के शिकंजे से रेस्क्यू किया। मतलब यहां गरीब बचाए गए, वहां गरीब को मारने वाला बचाया गया। आज की सरकार में टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालकर एयरलिफ्ट करके बड़े अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन 1984 में भोपाल गैस कांड का जो आरोपी था एंडरसन, उसे एयरलिफ्ट करके अमेरिका जाने दे दिया गया कि भाई तुम चले जाओ अमेरिका। आज की सरकार में मजदूरों को निकालने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर लगाए गए। तब 1984 की सरकार में एंडरसन को भगाने के लिए सरकारी प्लेन दिया गया था। आज की सरकार में 41 मजदूरों के लिए सुरक्षित कॉरिडोर बनाया गया, जिससे वो कहीं भी जल्दी पहुंच सके, उन्हें मदद मिल सके। 1984 में वॉरेन एंडरसन को बचाने के लिए वीआईपी कॉरिडोर जैसा बनाया गया ताकि वो सुरक्षित देश से भाग सके। आज की सरकार ने मजदूरों को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, सारे संसाधन इस्तेमाल कर दिए। जबकि 1984 में भोपाल गैस कांड के दौरान मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर गैस कांड के गुनहगार को बचाने के लिए सारी ताकत झोंक देने के आरोप आज भी लगते हैं। यह फर्क आया है इस देश में। रेस्क्यू ऑपरेशन पे लोग सवाल पूछ रहे थे ना, यह फर्क आया है रेस्क्यू ऑपरेशन। आज अपने लोग बचाए जाते हैं, उस जमाने में अपने लोगों को मारने वाला बचाया जा रहा है। जिस कंपनी की प्लांट से गैस लीक होने के बाद 3800 के करीब भारतीय लोगों की जान चली गई, उस कंपनी के सीईओ को कार में बैठाकर एयरपोर्ट तक छोड़ा जाता था, ताकि जिस कार में एंडरसन को भगाया गया उस कार को खुद एसपी चला रहे थे। कार में डीएम बैठा हुआ था और उसे सरकारी कार में बैठाकर पहले भोपाल के एयरपोर्ट पहुंचाया गया, फिर मुख्यमंत्री के सरकारी विमान से उसे दिल्ली भेजा गया, जहां से वो बड़े आराम से अमेरिका भागा। जिस वक्त एंडरसन दिल्ली से अमेरिका जाने के लिए रवाना होता है, उस वक्त जब वहां मौजूद रिपोर्टर्स ने वॉरेन एंडरसन से हाउस अरेस्ट पर सवाल किया, तो उसने जो जवाब दिया वो आपको हैरान कर देगा। आज गरीब के मन में कॉन्फिडेंस था ना
बोल रहे थे ना वो गब्बर सिंह भाई कि हमको कॉन्फिडेंस था कि हम निकल आए। उस जमाने में लोगों को मारने वाले एंडरसन को कॉन्फिडेंस था तब की सरकार पर। इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, जुबान पर में कोई लड़खड़ाहट नहीं। भोपाल से भागते वक्त एयरपोर्ट पर ही वॉरेन एंडरसन ने मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि हाउस अरेस्ट कोई हाउस अरेस्ट नहीं, बेल या नो बेल वो तो अमेरिका जाने के लिए आजाद है। अमेरिका का अपना कानून है, भारत को बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, ये बोल के भाई निकल गया। ये फर्क आया इस देश में 1984 से लेकर 2023 तक में। आज मजदूर को कॉन्फिडेंस था कि नरेंद्र मोदी निकाल लेंगे, उस समय गरीबों को मारने वाले एंडरसन को कॉन्फिडेंस था कि मुझे कोई नहीं रोक सकता इंडिया में, बाय बाय इंडिया। ये फर्क, यानी ये व्यक्ति निश्चिंत था कि इसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसे पता था कि पूरा सिस्टम उसे बचाने में लगा। चीफ मिनिस्टर के प्लेन से उड़कर एंडरसन दिल्ली चला गया और वहां से अमेरिका निकल गया। एंडरसन को लेकर तब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने गैस कांड के 4 दिन बाद यह कह दिया था कि किसी पर केस चलाने और किसी को प्रताड़ित करने की सरकार की कोई मंशा नहीं। प्रताड़ित, इसलिए एंडरसन को बेल मिली और वो कोर्ट में आने के लिए तैयार है अगर उस पर आरोप लगते। लेकिन एंडरसन वापस आने के लिए नहीं भागा था। एक बार एंडरसन भागा तो फिर कभी इंडिया लौटकर आया ही नहीं। चीफ मिनिस्टर के जिस प्लेन से एंडरसन को भगाया गया था, उसके पायलट ने बाद में एक बड़ा खुलासा जांच आयोग के सामने किया कि जिस VTEID किंग एयर 200C प्लेन से एंडरसन भोपाल से दिल्ली आया था, उस फ्लाइट को लेकर लॉगबुक में लिखा था कि यह प्लेन मुख्यमंत्री द्वारा ऑथराइज किया गया। लॉगबुक में लिखा था कि मुख्यमंत्री ने ऑथराइज किया कि ले जाओ इसको। वॉरेन एंडरसन को आसानी से भारत जाने देना कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि वो उस कंपनी का CEO था जिसकी गैस लीक की वजह से 3800 लोगों की जान चली गई। सोचिए, 3800 लोग मर गए, अपने भारतीय भाई बहन मर गए। वो भोपाल गैस कांड वाले बच्चे की तस्वीर है ना, वो जमीन में जिसकी आंखें निकली हुई हैं, वैसे कितने बच्चे थे और इस आदमी को जाने दिया। वॉरेन एंडरसन वो व्यक्ति था जिसका चार्जशीट में पहला नाम था, उस व्यक्ति को आसानी से भागने दिया गया। मतलब मारने वाले का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है कि इसको बचा दो। वॉरेन एंडरसन का मामला इतना गंभीर था कि आज तक इस पर सवाल उठते हैं। समय समय पर कांग्रेस से इस पर जवाब मांगा जाता है। साल 2010 में सुषमा स्वराज ने भी संसद में कांग्रेस से इस पर जवाब मांगा था। सुषमा स्वराज ने पूछा था कि किसके कहने पर वॉरेन एंडरसन को भागने दिया गया। सुनिए सुषमा स्वराज ने कैसे धागे खोल दिए थे कांग्रेस की उस वक्त की सरकार की। सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल की, उसमें पहला अभियुक्त है वॉरेन एंडरसन, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन। चार्जशीट फाइल करने के बाद एफआईआर में पहला नाम था। वॉरेन एंडरसन भारत आए, भोपाल भी गए और शाम को उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन गिरफ्तार करने के चंद घंटे के बाद उन्हें रिहा किया गया, और केवल रिहा नहीं किया गया, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी विमान में बिठाकर दिल्ली लाया गया और दिल्ली से अमेरिका वापस भेज दिया गया। मैं पूछना चाहती हूं, यह काम किसके निर्देश पर किया गया था? 2010 में जब कांग्रेस के राज में एंडरसन का मामला फिर से उठा था, तब कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कह दिया कि इस मामले में राज्य सरकार का कोई रोल नहीं था। इस केस की जांच सीबीआई ने की, मुआवजा न्यायपालिका ने तय किया, और जहां तक एंडरसन के भागने की बात है तो हो सकता है कि अमेरिका के दबाव में हुआ। जब भोपाल गैस कांड हुआ था तब दिग्विजय सिंह अर्जुन सिंह की सरकार में मंत्री थे, और अगर वो खुद मान रहे थे कि अमेरिका के दबाव में एंडरसन को भगाया गया होगा, तो आप सोचिए इस बात में कितना वजन। और सोचिए उस वक्त की सरकार क्या रही होगी जो अमेरिका के दबाव में अपने लोगों को मारने वाले व्यक्ति को प्लेन देती है, एसपी से कहती है गाड़ी से छोड़कर आओ, और वो प्लेन से भगा देती है उसको। और आज अमेरिका बोलता रह गया कि रूस के साथ दोस्ती ना रखो, नरेंद्र मोदी गए हमको ना सिखा। यह भी देश में चेंज आया। यह भी आरोप लगाया जाता है कि वॉरेन एंडरसन के भागने में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अहम भूमिका थी। सुनिए, साल 2010 में संसद में सुषमा स्वराज ने राजीव गांधी पर निशाना साधा था और अखबार की रिपोर्ट दिखाकर कांग्रेस से क्या सवाल पूछा। यह निर्णय किसके निर्देश पर किया गया था?
जीओएम ने दबी जबान से कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री को तो उसकी बात की खबर एंडरसन के जाने के बाद मिली। इस असत्य का पर्दाफाश हिंदू अखबार ने किया। मेरे पास हिंदू अखबार की 2 कतरनें हैं। ये 26 जून 2010 का अखबार है मेरे पास। हिंदू कह रहा है कि जो बात आप कह रहे हैं या तो आपने उनकी रिपोर्ट्स को सही से पढ़ा नहीं, जानबूझकर सही से पढ़ा नहीं, और या एक कवर अप करने की, लीपापोती करने की कोशिश है। देख रहा है ना विनोद, कैसे आज अपने लोग बचाए जा रहे हैं और तब अपने लोगों को मारने वाले बचाए जा रहे हैं। एंडरसन को भगाने को लेकर राजीव गांधी पर आरोप लगते थे। अर्जुन सिंह ने खुद अपनी आत्मकथा ग्रेन ऑफ सैंड इन द आवर ग्लास ऑफ टाइम में लिखा था कि राजीव गांधी मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए आए थे। राजीव गांधी ने अर्जुन सिंह से पूछा कि उन्होंने एंडरसन को क्यों गिरफ्तार किया। इस पर अर्जुन सिंह ने कहा कि जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए उन्होंने एंडरसन को गिरफ्तार किया। एंडरसन की गिरफ्तारी के आदेश इसलिए दिए जिससे जनता का भरोसा बना रहे। राजीव गांधी ने उनकी बात सुनी लेकिन कुछ कहा नहीं। कुछ देर बाद वायरलेस पर एक मैसेज आया कि गृह मंत्रालय से बार बार फोन आ रहा है और कहा जा रहा है कि यह सुनिश्चित कीजिए कि एंडरसन को जमानत मिल जाए। उसके बाद निर्देश मिला कि सरकारी विमान से एंडरसन को दिल्ली भेज दिया जाए। इसके बाद अधिकारियों को चुपचाप तरीके से यह काम करना पड़ा। मीडिया को भी यह बहुत बाद में पता चला। राजीव गांधी ने अर्जुन सिंह के कान में कुछ कहा था, लेकिन वो राज राज ही रहेगा। अर्जुन सिंह ने लिखा कि यह राज उनकी चिता के साथ भस्म हो जाएगा। राजीव गांधी ने अर्जुन सिंह के कान में क्या कहा, यह बात कभी बाहर नहीं आई। अर्जुन सिंह ने किसी को नहीं बताया, लेकिन जो बात बताई उनकी किताब में जो है वो मैंने आपको बताया। इस तरह के भी आरोप लगे थे कि एंडरसन को भगाने के बदले राजीव गांधी ने अमेरिका से एक सीक्रेट डील की और ये आरोप संसद के अंदर 2015 में लगाए गए। तब सुषमा स्वराज ने आरोप लगाया था कि राजीव गांधी के बचपन का एक दोस्त था जिसका नाम आदिल शहरयार था। वो अमेरिका में 35 साल से जेल में था। राजीव गांधी सरकार ने एंडरसन को जाने की इजाजत दी और बदले में आदिल शहरयार को राष्ट्रपति से सजा पर माफी मिली। उसकी सजा जून 1985 में अमेरिका के राष्ट्रपति ने माफ कर दी। यह वो तारीख है जिस दिन राजीव गांधी अमेरिका पहुंचे थे और एंडरसन के बदले आदिल शहरयार को छुड़ा कर लाए थे। यह सुषमा स्वराज ने संसद में आरोप लगाया था। लेकिन आप देखिए कि जो एंडरसन भारत से भागा वो फिर वापस नहीं आया। पूरी जिंदगी आराम से अमेरिका में रहा। हजारों भारतीयों की मौत का गुनहगार एंडरसन कभी भारत नहीं लाया जा सका। 2014 में एंडरसन की 92 साल की उम्र में मौत हो गई और इससे पहले एंडरसन का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। भोपाल गैस कांड तो बहुत पुरानी बात हो गई। आप 26/11 को याद कीजिए। जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन पर सवाल उठा रहे हैं, उत्तरकाशी वाले पर, वो तो 2008 की बात आपको याद दिलाता हूं, उनसे सवाल पूछा जाएगा। उसमें भी आप रिस्पांस देखेंगे तो सरकार का फर्क आपको पता चल जाएगा। 26/11 के मुंबई अटैक में 166 लोगों की जान गई। पाकिस्तान के 10 आतंकवादियों ने मुंबई में घुसकर खून बहाया। 2 दिन तक मुंबई एक तरह से बंधक बनी रही। लेकिन किस तरह का रिस्पांस था वो भी आपको याद करना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि आज देश कहां खड़ा है। आतंकवादियों ने कई जगहों पर लोगों को बंधक बना लिया था, लेकिन इन आतंकवादियों को मार गिराने के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी एनएसजी की टीम को बहुत देर में भेजा गया। एनएसजी की टीम देश में एंटी टेरर ऑपरेशन के लिए बेस्ट मानी जाती है, लेकिन एनएसजी की टीम को मुंबई अटैक के अगले दिन भेजा जा सका। आप देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि रिस्पॉन्स क्या होता है, अगले दिन जाकर टेररिस्ट अटैक चल रहा है, 8, 9, 10 घंटे लग गए एनएसजी की टीम को भेजने। 26 नवंबर को अटैक हुआ और 27 नवंबर को जाकर एनएसजी की टीम पहुंची। 26 नवंबर को रात 8 बजे आतंकवादियों ने फायरिंग करना शुरू किया था। रात भर लगातार आतंकवादी फायरिंग कर रहे थे, लोगों को बंधक बना रहे थे। सुबह तक बहुत सारे आम लोग और पुलिस अधिकारी भी मारे जा चुके थे, लेकिन एनएसजी की टीम अगले दिन मुंबई भेजी गई। इतना ही नहीं, एनएसजी की टीम जब मुंबई पहुंची तो टीम को सारी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, जिसकी वजह से आतंकवादियों की ट्रेसिंग और ट्रैकिंग में देरी हुई। यह था एक रेस्क्यू ऑपरेशन। 26/11 जैसे आतंकी हमले में रेस्क्यू ऑपरेशन का यह हाल था, और आज लोग सवाल उठा रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन, बड़ा टाइम लग गया। इसी तरह से 26/11 के अटैक के दौरान और उसके बाद कई और लापरवाहियां और कई और नॉन सीरियस अप्रोच देखने को मिली। जैसे तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल कई बार मीडिया के सामने ऑपरेशन को लेकर अपडेट देने आए, तो देखा गया कि हर कुछ वक्त में वो अलग अलग कपड़े पहन रहे थे। बड़ा हंगामा हुआ इस पर कि देश जो है आतंकियों की गिरफ्त में बंधक बना हुआ है, इनको कपड़े बदलना है।
आरोप लगा कि इंडियन एयरफोर्स ने 26/11 के बाद सरकार को प्रस्ताव दिया था कि वो पाकिस्तान पर हमला करे, लेकिन सरकार ने मना कर दिया। 26/11 के आरोपियों को सजा दिलाने में सुस्ती बरतने के भी आरोप लगे। कसाब के केस को भी बहुत धीमी रफ्तार से चलाने का आरोप लगा। ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है भाई। और इसी तरह से याद कीजिए कि 2013 में केदारनाथ में भयंकर आपदा आई, तब भी यूपीए की सरकार थी, जिसकी वजह से पूरे उत्तराखंड में तबाही मची थी। लाखों लोग बेघर हुए थे, सैकड़ों लोगों की जान गई थी। तब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार ने 500 ट्रक राहत का सामान उत्तराखंड भेजा था। इसमें से 96 ट्रक राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने भिजवाए। ट्रक भिजवाते समय मीडिया को बुलाया गया था, खुद सोनिया गांधी ने हरी झंडी दिखाई थी। हर ट्रक पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के फोटो लगाए गए थे, यानी पब्लिसिटी का पूरा इंतजाम किया गया था। लेकिन बाद में ये ट्रक ऋषिकेश जाकर रुक गए, क्योंकि हर ड्राइवर को डीजल के लिए सिर्फ 2000 रुपए मिले थे। यह भी एक रेस्क्यू ऑपरेशन। लेकिन आज लोग पूछते हैं कैमरा जीवी, ऐसा वर्ड देते हैं। बॉस, आपको एक दूसरे से पॉलिटिक्स करनी है, आप मोदी जी को कुछ कहिए, मोदी जी आपको कुछ कहें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देश को थोड़ी देर के लिए साइड कर दीजिए। देश में कुछ अच्छा हो रहा है तो जो देश के बारे में सोचते हैं कम से कम उनको सेलिब्रेट कर लेने दीजिए, और जो लोग देश के बारे में अच्छा बोलते हैं उन्हें बताने दीजिए कि देश में यह हो रहा है, ताकि हर देशवासी में कॉन्फिडेंस आए। ये आपकी नजर में नरेंद्र मोदी की बात है बॉस, ये नरेंद्र मोदी की नहीं, ये इस देश भारत की बात है। पाठशाला में अब अगली क्लास। हजारों करोड़ के खजाने का रहस्य, 15 लोगों की टीम पहुंची है। हजारों करोड़ का खजाना क्या बाहर आने वाला है? वो हिंदू मंदिर जहां लेजर वाली स्कैनिंग बड़ा राज खोलने वाली है। पुरी जगन्नाथ मंदिर, जिसे 350 साल तक मुस्लिम आक्रांताओं ने लूटा, लेकिन फिर भी इस मंदिर का खजाना खत्म नहीं हो पाया। ऐसा माना जाता है कि आज भी इस मंदिर में खजाने का भंडार है। लेकिन आप सोचिए उस वक्त इस मंदिर में खजाने का कितना भंडार रहा होगा, जिसे मुस्लिम आक्रांता लूट कर ले गए, लेकिन फिर भी इतना बचा हुआ। कुछ दिन पहले मैंने आपको पुरी जगन्नाथ मंदिर के खजाने के बारे में बताया था। इस मंदिर के खजाने में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के कीमती आभूषण और खाने पीने के कीमती बर्तन रखे हुए। 861 साल पुराने इस मंदिर में खजाने की करीब 45 साल पहले एक झलक देखी गई थी। लेकिन इसमें वास्तव में कितना खजाना है, यह आज भी एक रहस्य से कम नहीं है। लेकिन अब इस खजाने के बारे में सटीक जानकारी सबके सामने आ सकती है, क्योंकि ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम जगन्नाथपुरी मंदिर के रत्न भंडार की लेजर स्कैनिंग शुरू कर चुकी है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद ASI की टीम एक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिससे मंदिर परिसर से जुड़ी कई रहस्यमयी जानकारियां मिल सकती हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको लेजर स्कैनिंग क्या होती है, उससे कैसे पता चल जाएगा कि अंदर कितना खजाना है, उसके बारे में बताता हूं, क्योंकि ये करवाई जा रही है और इससे किस तरह की जानकारी सामने आ सकती है वो आपको पता चलना चाहिए। दरअसल ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, मंदिर परिसर की लेजर स्कैनिंग के लिए 15 लोगों की टीम तैयार की। इस टीम में मंदिर में मौजूद रत्न भंडार की बाहरी दीवार के साथ साथ दूसरी दीवारों की लेजर स्कैनिंग की जा रही है, ताकि मंदिर में किसी तरह की दरार के बारे में भी पता किया जा सके। इस प्रक्रिया से मंदिर की मरम्मत का काम करने में भी आसानी होगी। इस सर्वे के दौरान ASI की टीम ने मंदिर परिसर की 37 जगहों को मार्क किया और उनकी 3D तस्वीरें ली हैं, ताकि मंदिर में परिसर के स्ट्रक्चर के बारे में छोटी से छोटी जानकारी सामने आए। दरअसल भारत के पुराने मंदिरों और इमारतों में कई गुप्त रास्ते और कक्ष बनाए जाते थे, ताकि किसी आक्रांता के हमले के दौरान मंदिर या राज संपत्ति को सुरक्षित रखा जा सके। यह मंदिर बहुत पुराना है, इसके कुछ हिस्से कमजोर हो गए हैं, इसलिए इसमें तोड़फोड़ करके खजाने की खोज नहीं कर सकते। थर्मल स्कैनिंग में इंफ्रारेड रेडिएशन से स्कैनिंग होती है, जिससे किसी भी चीज के टेम्परेचर की रीडिंग ली जाती है। थर्मल स्कैनिंग से किसी छेद या दरार का पता आसानी से लगाया जा सकता है। छेद या दरार का टेम्परेचर सामान्य दीवार से कम होता है, इसलिए थर्मल स्कैनिंग की रीडिंग आसानी से बता देती है कि मंदिर परिसर में भी कोई गुप्त रास्ता या दरार या कोई और चीज है या नहीं। थर्मल स्कैनिंग से गहरे अंधेरे में भी आसानी से मेटल और पत्थर को पहचाना लिया जा सकता है। इसलिए मंदिर के तहखाने में अगर कोई महंगा धातु होगा, उसके अवशेष मिलेंगे, तो वो भी थर्मल स्कैनिंग से पता चल जाएगा। इसी तकनीक की मदद से हजारों साल पुराने गीजा के पिरामिड में छुपे हुए कई कमरों और बहुमूल्य चीजों के बारे में पता लगाया गया। जगन्नाथ मंदिर में कितना खजाना मौजूद है, इसकी पक्की जानकारी किसी के पास नहीं। इस मंदिर में रत्न के भंडार के 2 कमरे हैं, बाहरी कक्ष और अंदरूनी कक्ष। इसमें बाहरी कक्ष को समय समय पर खोला जाता है, क्योंकि त्योहारों के अवसर पर मंदिर के पुजारी भगवान के आभूषण निकालकर उनकी पूजा करते हैं। इस खजाने में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के कीमती आभूषण और खाने पीने के कीमती बर्तन। ये आभूषण और बर्तन तब से मंदिर में रखे हैं, उस दौर के राजाओं और श्रद्धालुओं ने मंदिर में ये आभूषण और बर्तन भेंट किए।
मंदिर में दान की यह परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही थी, लेकिन मुस्लिम आक्रांताओं ने इस मंदिर को करीब 350 साल तक लूटा, लेकिन इसके बाद भी यह खजाना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। और अब उम्मीद है कि ये जो लेजर स्कैनिंग हो रही है, इसके जरिए इस मंदिर में कितना खजाना है यह पता चल पाएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद किस्सा अनसुना, जिसमें आपको बताऊंगा कि किसने नरेंद्र मोदी से कहा था कि दिल्ली ने तो तुम्हें मोटा कर दिया है। पाठशाला में अब किस्सा अनसुना। आज पाठशाला में नरेंद्र मोदी के पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से जुड़ा हुआ एक अनसुना किस्सा। साल 2001 की बात है। गुजरात में तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की तबीयत खराब होने लगी थी। उस वक्त नरेंद्र मोदी बीजेपी में राष्ट्रीय संगठन मंत्री थे और दिल्ली में रहा करते थे। तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और एक दिन अटल जी ने अचानक नरेंद्र मोदी को फोन किया और पूछा, भाई कहां हो? इस पर नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया कि वो तो शमशान घाट पर हैं। असल में नरेंद्र मोदी एक सीनियर कैमरामैन के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे। इसके बाद अटल जी ने कहा कि तुम शमशान में हो तो अभी तुमसे क्या बात करूं, शाम को चाय पर आओ फिर बात करते हैं। जब नरेंद्र मोदी ने शाम को पीएम अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात की तो अटल जी ने उनसे मजाक में कहा कि दिल्ली ने तुम्हें बहुत मोटा कर दिया है, तुम्हें गुजरात वापस जाना चाहिए। इसके बाद ही नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। इस तरह शमशान में आए उस एक फोन कॉल के बाद नरेंद्र मोदी 2001 में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। और अब आगे बढ़ने से पहले इस वक्त